Hello dear students, welcome to Career Planet और YouTube चैनल। myself शैली गुरवानी और हम चैप्टर पढ़ रहे ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर जो है इसको हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। हमारा जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था ठोसों के प्रकार। हमने देखा था कि कुछ ठोस, जैसे अगर हम घर में अगर देखते हैं तो शुगर है, सॉल्ट है, शर्करा है, नमक है, या लैब में आपने देखा है जितने भी सॉल्ट्स आपको प्रैक्टिकल में टेस्ट करने के लिए मिलते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स है। तो शर्करा है या नमक है या आयनिक यौगिक है, इनका जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो ज्यामिति है वो निश्चित होती है। अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित और नियमित होती है। इन ठोसों को हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। लेकिन अगर हम रबर, प्लास्टिक, लकड़ी इनकी बात करें तो ये ठोस जो है इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, अवयवी कणों की व्यवस्था अनियमित होती है। तो इस प्रकार के ठोस को हम कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। तो बच्चों, क्रिस्टलीय ठोस कौन कौन से हो सकते हैं, इन्हें किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, तो हम देखते हैं। देखो, क्रिस्टलीय ठोस, अब जितने भी क्रिस्टल्स हैं उनको आपको वर्गीकरण करना है, क्लासिफाई करना है। अब हमने देखा कि जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स है, आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक में क्या होगा, एक धन आयन, एक ऋण आयन, मतलब प्लस और माइनस। फिर मैंने आपको कहा था प्लस है तो चारों तरफ माइनस होगा और माइनस है तो चारों तरफ प्लस होगा, है ना। हर कोई अपनी अपनी जगह पे अरेंज्ड रहता है। तो इस प्रकार के ठोस को जिनमें आयंस होते हैं उन्हें कहते हैं आयनिक ठोस। यानी जितने भी आयनिक यौगिक है वो क्रिस्टलीय अवस्था में होते हैं तो उन्हें हम कहेंगे आयनिक ठोस, आयोनिक सॉलिड। ठीक है, तो सारे आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, क्रिस्टलीय अवस्था में होते हैं। अब जितनी भी धातु हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, है ना, जिंक, कैडमियम, मरकरी, जितने भी मेटल्स, जितने भी धातु हम देखते हैं उनमें भी 3D के अंदर, त्रिविम आकाश के अंदर एक निश्चित और नियमित व्यवस्था होती है। तो धातु अगर ठोस अवस्था में है तो इस प्रकार के ठोस को हम कहेंगे धात्विक ठोस। ठीक है बच्चों, तो आयनिक यौगिक सभी ठोस अवस्था में होते हैं, धातु सभी ठोस अवस्था में होते हैं, तो धात्विक ठोस। अब कुछ सहसंयोजक यौगिक इससे होते हैं जो त्रिविम आकाश में बहुत बड़ी जालनुमा संरचना बनाते हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, जैसे डायमंड, हीरा। हीरा क्या होता है, कार्बन, अगर फॉर्मूले की बात करें, लेकिन कार्बन का चतुष्फलक जो है 3D में बहुत सारा फैला हुआ होता है, एकदम स्ट्रॉन्ग होता है। या अगर हम कहें ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट की संरचना कैसी है, षटकोणीय परतीय, हेक्सागोनल लेयर्ड। ग्रेफाइट की संरचना है षटकोणीय परतीय, sp2 संकर्ण। और अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड है चतुष्फलकीय, संकर्ण अवस्था है sp3। तो हम देखते हैं कि हीरा है, ग्रेफाइट है, सिलिका SiO2 है, कल हमने एक उदाहरण देखा था क्वार्ट्ज। इन सब में क्या है, त्रिविम के अंदर बहुत बड़ा संरचना है, लेकिन बंध इनका सहसंयोजक है। तो इस प्रकार के यौगिक जो सहसंयोजक हैं लेकिन त्रिविम में बहुत बड़ा जाल बनाते हैं उन्हें कहते हैं सहसंयोजक त्रिविम ठोस, कोवलेंट 3D नेटवर्क, सहसंयोजक त्रिविम ठोस। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया कोवलेंट 3D नेटवर्क, ये भी बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। नाउ फोर्थ जो टाइप है हमारे पास वो है आणविक ठोस, जिन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस। अब बच्चों, आणविक ठोस क्या है, तो हम कहेंगे रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर ये जो ठोस होते हैं ये सामान्यतया द्रव या गैस अवस्था में होते हैं, लेकिन हम इनको ठोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, तो शुष्क बर्फ क्या होता है, ठोस CO2। तो मैंने CO2 नहीं बोला, मैंने कहा ठोस CO2, क्योंकि अगर मैं कहूंगी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको लगेगा CO2 तो गैस होता है। तो गैस होता है, रूम टेम्परेचर पे ये गैस हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, लेकिन हम इन्हें ठोस में बदल सकते हैं। तो आणविक ठोस को भी 3 भागों में बांटा गया है। अब आणविक ठोस के 3 भाग कौन से हैं बच्चों, तो हम देखेंगे आणविक ठोस के 3 प्रकार हैं। ध्रुवीय ठोस, चलो उसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। आणविक ठोस को हमने 3 भागों में बांटा है।
कौन कौन से? तो हम कहेंगे आणविक ठोस में पहला है ध्रुवीय आणविक ठोस, जिसे हम कह सकते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ध्रुवीय आणविक ठोस। सेकेंड जो पार्ट है वो है अध्रुवीय। जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड पोलर नहीं है, नॉन पोलर है, अध्रुवीय है, द्विध्रुव आघूर्ण 0, तो हम कहेंगे अध्रुवीय आणविक ठोस। तो ध्रुवीय भी हो सकता है, अध्रुवीय भी हो सकता है। और थर्ड जो पार्ट है वो है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, और हिंदी में हम लिखेंगे हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। तो बच्चों ये हमारा वर्गीकरण है क्रिस्टलीय ठोसों का। क्रिस्टलीय ठोस यानी वे ठोस जिनकी निश्चित व नियमित ज्यामिति होती है, अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अब अगर क्रिस्टलीय ठोस में आयनिक बंध है तो हम आयनिक ठोस बोलेंगे, धात्विक बंध है तो धात्विक ठोस बोलेंगे, सहसंयोजक बंध है लेकिन त्रिविम आकाश में क्या करता है, बहुत बड़ी ज्योमेट्री बनाता है, तो हम सहसंयोजक त्रिविम ठोस बोलेंगे। और सामान्य ताप पर, कमरे के ताप पर वो द्रव और गैस अवस्था में है, लेकिन हम उसे संपीड़ित करके, कंप्रेस करके लो टेम्परेचर पे क्या कर सकते हैं, सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम उसे कहेंगे आणविक ठोस। अब आणविक ठोस भी 3 प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। अब इनको हमें 1 बाय 1 डिस्कस करना है। तो पहला ठोस हमने देखा आयनिक ठोस। फर्स्ट जो सॉलिड है दैट इज आयोनिक सॉलिड, हिंदी में हम लिखेंगे आयोनिक ठोस। अब बच्चों आयनिक ठोस क्या है, तो हम कहेंगे वे ठोस जिनमें आयनिक बंध पाया जाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि ये आयनिक यौगिक होते हैं, ये आयनिक यौगिक होते हैं तथा इनमें आयनिक बंध पाया जाता है। ठीक है, तो जिनमें आयनिक बंध होगा उन्हें क्या कहेंगे, आयनिक ठोस कहेंगे। ठीक है भाई, इनमें आयनिक बॉन्ड होगा, मान लिया हमने। अब आयन, तो हम कहेंगे आयन तो प्लस और माइनस, धनायन और ऋणायन। तो आपको पता है कि धनायन और ऋणायन में क्या होता है, प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल। तो हम लिखेंगे इनमें आयनों के मध्य, अगर हम आयनिक ठोस की बात करें तो इनमें क्या होगा, आयनों के मध्य प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल। प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, अब होगा क्या बच्चों, तो अगर प्लस और माइनस के बीच में, प्लस और माइनस के बीच में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, प्रबल आकर्षण होगा, तभी तो ये ठोस अवस्था में आएंगे। तो इनमें प्रबल आकर्षण होता है इसलिए ठोस अवस्था में होते हैं, निश्चित ज्यामिति होती है इसलिए तो हमने इनको किस में रखा है, क्रिस्टलीय ठोस में रखा है। और स्टूडेंट्स आकर्षण बल इतना ज्यादा है कि आयंस एक दूसरे से अलग होंगे नहीं, तो अब आयंस अलग नहीं होंगे तो करंट नहीं आएगा। तो हम लिखेंगे ठोस अवस्था में ये कुचालक होते हैं, है ना, क्योंकि आयंस में क्या है, प्रबल आकर्षण है, तो आयंस तो एक दूसरे को क्या करेंगे, पकड़ के रखेंगे, तो आयंस फ्री नहीं होंगे तो करंट नहीं आएगा। यानी ठोस अवस्था में क्या होते हैं, ये कुचालक होते हैं। लेकिन जब आप इनको पानी में घोल दोगे, जलीय विलयन बनाओगे, तो आयंस अलग हो जाएंगे। पानी में नमक डालते क्या हो जाता है, नमक गायब हो जाता है। तो गायब कहाँ होता है, तो पानी के अंदर, लेकिन नमक का फॉर्मूला क्या है, NaCl, Na+Cl-। तो Na+ जो है वो जल के ऋणात्मक भाग
जल क्या है, एक द्विध्रुव है, तो जल के ऋणात्मक पोल की तरफ चला जाता है और Cl- जो है वो जल के धनात्मक भाग से आकर्षित हो जाता है। तो इस तरह से NaCl दोनों ही क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो हम कहेंगे कि जल में तो घुल जाते हैं, ध्रुवीय विलायक में घुल जाते हैं, लेकिन घुल जाएंगे तो आयंस अलग हो गए। अब आयंस अलग हो गए तो तुम करंट पास करो, तो करंट पास करोगे तो क्या होगा, जो धन आयन है, कैटायन है, वो कैथोड की ओर जाता है और जो ऋण आयन है वो एनोड की ओर जाता है। कैटायन कैथोड की ओर चलेगा, एनायन एनोड की ओर चलेगा और सॉल्यूशन में करंट आएगा। यानी ठोस अवस्था में ये कुचालक होते हैं, परंतु अगर हम जलीय विलयन की बात करें तो जलीय विलयन या संगलित अवस्था, संगलित अवस्था मतलब जब पिघल जाता है, तो जलीय विलयन या संगलित अवस्था में, संगलित अवस्था में ये विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, जलीय विलयन या संगलित अवस्था में ये विद्युत के चालक होते हैं। अब ये सारा जो कैरेक्टर है, ये सभी गुण जो है वो है आयनिक ठोस के। तो आयनिक ठोस आयोनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक यौगिक होते हैं, इनमें आयनिक बंध पाया जाता है, आयंस के मध्य प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। ठोस अवस्था में ये कुचालक होते हैं, जलीय विलयन या संगलित अवस्था में क्या होते हैं, चालक होते हैं। अब आयनों के मध्य प्रबल आकर्षण है, इसलिए इनके गलनांक व क्वथनांक, तो मैं लिख रही हूं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं बच्चों, गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज है ये है आयनिक यौगिकों की। अब उदाहरण लिखो, तो आयनिक यौगिक कौन से हैं, तो हम कहेंगे आयनिक यौगिक सोडियम क्लोराइड, नमक NaCl, नौसादर, नौसादर क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, ये सब के सब क्या है, आयनिक यौगिक है। तो ये है हमारा डिस्कशन आयनिक ठोस। सेकंड ठोस कौन से है, तो हम कहेंगे नेक्स्ट जो सॉलिड्स है वो है धात्विक ठोस, या मैं कह दूं कि मेटालिक सॉलिड, धात्विक ठोस, मेटालिक सॉलिड। अब धात्विक ठोस यानी धातु, तो अगर वो उदाहरण लिखना हो कि धात्विक ठोस के उदाहरण बताओ, तो हम कहेंगे धातु क्या, आप लिख दो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, जिंक, कैडमियम, कुछ भी लिख सकते हैं। ये सारे धात्विक ठोस के उदाहरण हैं। अब धात्विक ठोस तो इनमें क्या होगा, तो हम कहेंगे धात्विक ठोस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनमें क्या होता है, धात्विक बंध पाया जाता है। धात्विक ठोस इनमें धात्विक बंध, दे हैव मेटालिक बॉन्ड, धात्विक बंध पाया जाता है। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे धात्विक ठोस। ठीक है, अब धात्विक बंध होगा तो आपको पता है धातु, धातु क्या होता है, मेटल, करंट आता है ना, जो भी वायर बनाना वो किसका बनाता है, तार किसका होता है, धातु का ही होता है, तो धातु में करंट आता है, तो हम कहेंगे धातु तो ठोस अवस्था में क्या करता है, विद्युत का चालक होता है, तो ये विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया इनमें धात्विक बंध होता है और ये विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, अब बच्चों धातु की बात कर रहे हैं तो धातु क्या होगा, ठोस तो होता ही है, साथ साथ में क्या होगा, तो हम कहेंगे धातु तो कठोर होता है, हार्ड होता है, रिजिड होता है, यानी कि दृढ़ होता है। विद्युत का चालक तो आपने लिख ही दिया, ताप का भी क्या होता है, चालक होता है। तो ये कठोर है, दृढ़ है, ताप के चालक है। फिर धातु को क्या कर सकते हैं, पतली पतली शीटों में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, और उनको खींच के तार भी बना सकते हैं, यानी तनन सामर्थ्य क्या होता है, उच्च होता है। तो वे ठोस जो कठोर हैं, जिनमें धात्विक बंध है, विद्युत और ताप के चालक है ना, तनन सामर्थ्य क्या है, उच्च है, टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई है, उन्हें क्या कहते हैं, धात्विक ठोस कहते हैं। उदाहरण तो कोई भी धातु तुम्हें याद है उसका उदाहरण लिख दो, वो है मेटालिक सॉलिड, धात्विक ठोस। क्लियर। अब आता है हमारे पास सहसंयोजक त्रिविम ठोस।
जो थर्ड कैटेगरी है सॉलिड्स की वो है सहसंयोजक त्रिविम ठोस, कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड, सहसंयोजक त्रिविम ठोस। अब बच्चों नाम से क्या लग रहा है, सहसंयोजक, इनमें जो बंध होता है वो सहसंयोजक कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो हमने लिख दिया इनमें सहसंयोजक बंध होता है। अब सहसंयोजक बंध कोवलेंट बॉन्ड तो पानी में भी होता है, फिर पहले मैं लिख देती हूं इनमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है। ठीक है, तो देखो कोवलेंट बॉन्ड की बात करें, सहसंयोजक बंध की बात करें तो जल में भी होता है, तो जल तो द्रव होता है, लिक्विड स्टेट है ना। हाइड्रोजन में भी होता है, वो तो गैस, हाइड्रोजन गैस है। अब क्लोरीन में भी होता है, क्लोरीन भी गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है। तो फिर इनमें जब सहसंयोजक बंध है तो ये ठोस कैसे है? तो बच्चों सहसंयोजक बंध तो होता है, परंतु साथ में इनमें क्या है, तो हम कहेंगे ये त्रिविम आकाश में, ये त्रिविम आकाश में नेटवर्क, त्रिविम आकाश में जाल बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, जाल नुमा संरचना बनाते हैं। ठीक है, अब इतनी बड़ी स्ट्रक्चर है कि फिर गैस तो हो ही नहीं सकते, इतने सारे बॉन्ड है, 3D में इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, तो मजबूत बंध से आपस में बंधे हुए, तो अवस्था इनकी क्या हो गई, ठोस। अब ठोस अवस्था है और अणुओं या परमाणुओं की जो व्यवस्था है वो निश्चित है। तो अगर अणुओं या परमाणुओं की व्यवस्था यानी अवयवी कणों की निश्चित और नियमित व्यवस्था है तो हम कहेंगे ठोस, लेकिन परफेक्ट ठोस मतलब क्रिस्टल है, तो ये क्रिस्टल, ये ठोस है। अब एग्जाम्पल, तो देखो अगर हम आपसे कहें सिलिका, सिलिका, सिलिका का फॉर्मूला है SiO2। तो देखो बच्चों SiO2 में क्या है, तो हम कहेंगे Si। इस तरह से सिलिकॉन जो है वो 4 बंध बनाएगा, SiO, Si। ठीक है, इस तरह से इसके बॉन्ड से अगेन SiO, Si, देन SiO, Si। अब आप देखो कि परमाणु की जो व्यवस्था है वो बिगड़ नहीं सकती, वो तो हिल ही नहीं सकता, कोई भी एटम अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो और व्यवस्था अगर निश्चित है, नियमित है, तो हम कहेंगे ये क्रिस्टलीय ठोस है। लेकिन क्रिस्टलीय ठोस क्यों है, कैसा क्रिस्टलीय ठोस है, तो हम कहेंगे देखो एक तो इसमें क्या है, सहसंयोजक बंध है, सहसंयोजक बंध है, और इतनी बड़ी स्ट्रक्चर है तो त्रिविम आकाश यानी कि 3D में क्या बना रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं, जाल नुमा संरचना बना रहे हैं। इसलिए इन ठोस को या सिलिका को हमने किसमें रखा, सहसंयोजक त्रिविम ठोस। अब एक और उदाहरण ले लेते, कार्बोरेंडम। अब बच्चों कार्बोरेंडम जो है, कार्बोरेंडम इसका फॉर्मूला है SiC और इसे हम लिख सकते हैं सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बोरेंडम या फिर हम कहेंगे सिलिकॉन कार्बाइड। अब सिलिकॉन कार्बाइड तो आप देखो SiC, Si, देन अगेन SiC, Si। अब देखो कार्बन की भी वैलेंसी क्या है, 4 है, सिलिकॉन की भी वैलेंसी कितनी है, 4 है। अब 3D में अगर ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो नेटवर्क स्ट्रक्चर बन गया, तो ये अवस्था, अभी कोई गैस तो बन नहीं सकता है ना, ये क्या है, ठोस अवस्था में आएगा, और जालनुमा संरचना है, इस वजह से ये ठोस अवस्था में है। तो त्रिविम आकाश में बहुत बड़ी संरचना बना रहे हैं, इसलिए ये ठोस है, बंध इनके सहसंयोजक है, इसलिए हमने इनको रखा है सहसंयोजक त्रिविम ठोस। तो और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो देखो हीरा, हीरा भी इसी में आएगा, ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट को भी हम इसी में रखेंगे, तो हीरा है, ग्रेफाइट है, कार्बोरेंडम SiC है, SiO2 है। अब एक और कंपाउंड है बच्चों B2C, B2C है बोरॉन कार्बाइड, इसमें भी क्या है, तो हम कहेंगे इसमें भी 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर है, तो बोरॉन कार्बाइड B2C। अच्छा, इसमें खास बात क्या है, तो ये हीरे से भी अधिक कठोर है, हार्डर देन डायमंड। बोरॉन कार्बाइड क्या है, हीरे से भी अधिक कठोर है, हार्डर देन डायमंड, इसलिए इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में करते हैं।
आपने देखा होगा सेना में जो जवान है ना, उनको बुलेट प्रूफ जैकेट्स मिलते हैं। तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किस पदार्थ को यूज कर रहे हैं? बोरॉन कार्बाइड B2C। तो ये हमारा हो गया तीसरा क्रिस्टलीय ठोस, जिसे हमने बोला है सहसंयोजक त्रिविम ठोस। अब नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट फोर्थ जो कैटेगरी है, दैट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, या हम कह सकते हैं आणविक ठोस। अब बच्चों आणविक ठोस की अगर हम बात करें तो आणविक ठोस क्या होते हैं? रूम टेम्परेचर, या मैं लिख दूं सामान्य ताप पर। तो सामान्य ताप पर क्या होते हैं? तो सामान्य ताप पे ये गैस होते हैं या द्रव होते हैं, लिक्विड और गैस। लेकिन अगर इन्हें क्या किया जाए? टेम्परेचर कम रखा जाए, यानी मैं लिख दूं लो टेम्परेचर, निम्न ताप पर संपीड़ित करके ठोस में बदला जा सकता है। ठीक है, तो ठोस में हम कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं। नॉर्मली ये क्या है? गैस है या द्रव है। तो लो टेम्परेचर पे हमने क्या किया? इनको संपीड़ित करके ठोस में बदल सकते हैं। तो इस प्रकार के ठोस को हम क्या कहेंगे? आणविक ठोस। अब आणविक ठोस में भी हमने 3 कैटेगरी पढ़ रखी है, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधक। तो अगर मैं आपसे कहूं अध्रुवीय आणविक ठोस, फर्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज नॉन पोलर। अध्रुवीय यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, अध्रुवीय आणविक ठोस, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो बोलना वही, यहाँ भी रूम टेम्परेचर पे क्या है? गैस है और लिक्विड है, लेकिन हम जरूर इसको सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इनमें ध्रुवीयता नहीं है ना, ये क्या है? अध्रुवीय है। ठोस अवस्था में जरूर है, लेकिन इनकी प्रकृति क्या है? नॉन पोलर नेचर, अध्रुवीय प्रकृति के ठोस है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए शुष्क बर्फ, तो बच्चों शुष्क बर्फ मतलब ड्राई आइस। शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, या फिर मैं आपसे कह दूं ठोस CO2। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि मैंने आपसे कहा ठोस CO2, मुझे ठोस बोलना पड़ा क्योंकि आपको पता है अगर मैं CO2 बोलूंगी तो आप तो गैस ही बोलोगी। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। लेकिन मैंने कहा नहीं, ठोस CO2 मतलब हमने उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब CO2 देखो बाय नेचर आपने क्लास 11 में पढ़ रखा है, CO2 की जो ज्यामिति है वो होती है लीनियर, रेखीय ज्यामिति, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। अब ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक है, तो इस बंध की ध्रुवीयता इधर और इसकी इधर, तो फाइनली जो म्यू आएगा वो म्यू आ जाएगा 0। तो ठोस CO2, सॉलिड CO2, शुष्क बर्फ किसका उदाहरण है? अध्रुवीय आणविक ठोस। या फिर मैं आपसे कह दूं P4, या फिर मैं कह दूं I2, तो ये सब क्या है? P4 फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस ले लो तो ठोस ही है। आयोडीन तो अपनी वेट की वजह से क्या है? सॉलिड ही है, लेकिन आयोडीन अणु है, P4 अणु है और ध्रुवीयता नहीं है, तो अध्रुवीय होने की वजह से अध्रुवीय आणविक ठोस। उसी प्रकार जो नेक्स्ट टाइप है वो है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी कि ध्रुवीय आणविक ठोस। तो बच्चों आणविक ठोस मतलब अणु फॉर्म में तो है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो है, लेकिन ये पोलर है, ध्रुवीय है। उदाहरण तो पहले हम लिखते हैं इनकी प्रकृति, तो ये ध्रुवीय प्रकृति के ठोस है, ये ध्रुवीय प्रकृति के ठोस है। ठीक है भाई, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। अब तो हम कहेंगे एग्जाम्पल देखो, अगर मैं आपसे कहूं HCl, तो देखो HCl में H पॉजिटिव, Cl क्या है? नेगेटिव। तो देखो H प्लस Cl माइनस, इसके पास दूसरा HCl कैसे रहेगा? ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, देन अगेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, देन नेगेटिव पॉजिटिव। तो हम देखेंगे कि भाई ये HCl है, और अगर मैंने आपसे कहा कि नहीं HCl नहीं, HCl तो गैस होती है, ठोस HCl मतलब इसको हमने सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो अब आप खुद देख सकते हो इसमें क्या है? द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। तो ठोस HCl में क्या है? द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। तो हम कहेंगे भाई एक वॉन डेर वाल बल का प्रकार है द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। तो ठोस HCl भी क्या है? ध्रुवीय आणविक ठोस। अगर मैं आपसे कहूंगी नहीं ठोस अमोनिया, तो ठोस अमोनिया भी क्या है?
अमोनिया की प्रकृति ध्रुवीय है, आपको पता है नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, और ये तो N और H में विद्युत ऋणता N की ज्यादा है, तो इन बंध का गुण N की तरफ है, लोन पेयर भी नाइट्रोजन का है, तो म्यू 0 तो नहीं है ना, तो अमोनिया भी क्या है, ध्रुवीय प्रकृति का है। लेकिन अब मैंने लिखा है ठोस अमोनिया, तो ध्रुवीय ठोस है और ठोस अवस्था में हमने इसको बदला है, तो ये किस में कन्वर्ट है, किस टाइप का है, तो हम कहेंगे ध्रुवीय आणविक ठोस। तो ठोस HCl, ठोस अमोनिया है ना, ठोस HBr कह दो, HI कह दो, ये सब क्या है, ध्रुवीय आणविक ठोस। अब थर्ड जो टाइप है वो है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। सो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। अब बच्चों नाम से क्या लग रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड होना जरूरी है, तो इनमें चाहे अंतरा हो चाहे अंतर हो, हाइड्रोजन बंध होता है, तो हम कहेंगे इनमें इंटर या इंट्रा, अंतर या अंतरा या दोनों भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये ठोस अवस्था में आते हैं। अब एग्जाम्पल तो देखो, बर्फ जो है, बर्फ का फॉर्मूला तो आपने लिखा है H2, तो बर्फ क्या है, ध्रुवीय तो है ही, लेकिन बर्फ में हाइड्रोजन बंध है ना, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर मैं आपसे कहूं ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में क्या होता है, इंटर और इंट्रा दोनों प्रकार के हाइड्रोजन बंध होते, तो ग्लूकोज, या फिर आपसे कहा जाए शर्करा, शुगर, कोई भी शुगर हो सकती है बच्चों, चाहे आपसे कहा जाए माल्टोज, या फिर आपसे कह दूं लैक्टोज, या फिर कह दूं सुक्रोज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, शुगर मतलब शुगर ही है ना। यहाँ पे इस चैप्टर में वैसे तो फर्क पड़ेगा, जब आप जैव अणु पढ़ोगे तो काफी कुछ फर्क है, लेकिन अगर यहाँ मैंने आपको कह दिया शुगर किस में कैटेगराइज करोगे, तो शुगर का फॉर्मूला क्या लिखा, C12H22O11, तो आप कहेंगे शुगर जो है वो हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस है। तो ये हमारा कंप्लीट क्लासिफिकेशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक बार हम वापस चेक कर लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोसों को 4 भागों में बांटा गया है, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस और आणविक ठोस। अब पहली जो कैटेगरी है, अच्छा आणविक ठोस को हमने 3 पार्ट्स में फिर से डिवाइड किया, ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। अब बच्चों जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज आयोनिक सॉलिड, आयनिक ठोस, तो ये आयनिक यौगिक है, इनमें आयनिक बंध है। अब आयन्स मतलब प्लस माइनस, तो धनायन ऋणायन के मध्य क्या है, प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल है, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। अब ठोस अवस्था में ये कुचालक है, लेकिन जलीय विलयन या संगलित अवस्था में इनके आयन्स फ्री हो जाते हैं, इसलिए विद्युत के चालक होते हैं। उदाहरण कोई भी आयनिक यौगिक लिख दो, NaCl, KCl, K2SO4। नाउ मेटालिक सॉलिड, धात्विक ठोस, तो उदाहरण में सारे धातु जो आपको याद है कुछ भी लिख सकते हो। अब धातु है तो धात्विक बंध होगा, धातु है तो विद्युत का चालक होगा, ताप का भी चालक होगा। अब धातु क्या होते हैं, कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं, उनमें खुद की चमक होती है, तनन सामर्थ्य, यांत्रिक सामर्थ्य सब क्या होते हैं, उच्च होते हैं, तो ये धात्विक ठोस। देन सहसंयोजक त्रिविम ठोस, तो सहसंयोजक त्रिविम ठोस मतलब इनमें सहसंयोजक बंध है, त्रिविम आकाश में ये जालनुमा संरचना बनाते हैं। एग्जाम्पल आपने देखा SiO2 सिलिका, तो देखो एक परफेक्ट ज्योमेट्री है। देन और एग्जाम्पल हमने देखा कार्बोरेंडम सिलिकॉन कार्बाइड, तो देखो Si और C किसी भी एटम को अपनी जगह से नहीं हिला सकते हो, यानी ये परफेक्ट सॉलिड है। फिर और एग्जाम्पल हीरा, ग्रेफाइट, B2C बोरॉन कार्बाइड। बोरॉन कार्बाइड में खास बात क्या है कि हार्डर देन डायमंड, ये हीरे से भी अधिक क्या होता है, कठोर होता है, तो हीरे से अधिक कठोर है, इसलिए इसका यूज कहां कर रहे हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने में करते हैं, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने। देन हमने देखा आणविक ठोस मतलब अणु होंगे, तो अणु क्या होता है, गैस होता है या द्रव होता है, परंतु हम इनको संपीड़ित करके तापमान कम करके ठोस में बदल सकते हैं। अब बाय नेचर वो पहले से ही कैसा है, अगर अध्रुवीय है, म्यू 0 है, जैसे कि CO2,
रेखीय ज्यामिति की वजह से CO2 क्या है, अध्रुवीय है। और ठोस अवस्था में तो शुष्क बर्फ, ठोस P4, I2 है ना, I2 सॉलिड ही है। या फिर मैं आपसे कहूं ठोस मीथेन, तो मीथेन का द्विध्रुव आघूर्ण, चतुष्फल की ज्योमेट्री है ना, उसका द्विध्रुव आघूर्ण हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो ये भी किस में आएगा, अध्रुवीय आणविक ठोस। देन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ध्रुवीय आणविक ठोस, तो बाय नेचर पोलर है, ध्रुवीय प्रकृति के हैं, क्योंकि इनका म्यू जो है द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता है। उदाहरण ठोस HCl, ठोस अमोनिया। अब इनमें आकर्षण बल कौन से, द्विध्रुव द्विध्रुव। वैसे अगर हम आणविक बल की, आणविक ठोस की जब हम बात करते हैं तो आणविक ठोस में सिंपल, जब हम आणविक ठोस की बात करते हैं तो आणविक ठोस में क्या होता है, तो हम कहेंगे इनमें वॉन्डरवॉल आकर्षण बल होते। तो वॉन्डरवॉल आकर्षण बल खुद अपने में 5 प्रकार के हैं, है ना। तो हमें सिर्फ आणविक ठोस में ये लिखना है कि इनमें वॉन्डरवॉल आकर्षण बल होते। अब बिल्कुल ही अध्रुवीय है, तो जो अध्रुवीय है उनमें लंदन फोर्सेस होते हैं, लंदन बल पाए जाते हैं, ठीक है, या फिर परिक्षेपण बल पाए जाते हैं। देन ध्रुवीय था, तो ध्रुवीय में हमने क्या देखा, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल पाए जाते हैं। और जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डेड है वो स्पेशली उसमें क्या है, हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। तो ये हमारा वर्गीकरण है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। सो स्टूडेंट्स, अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। निम्न को वर्गीकृत कीजिए। ये कुछ ठोस आपको दे रखे हैं, अब आपको इसको आइडेंटिफाई करना है किस प्रकार का ठोस है, क्रिस्टलीय है, अक्रिस्टलीय है। क्रिस्टल में भी 4 टाइप थे, है ना, और आणविक में तो फिर से 3 टाइप थे। तो 7 प्रॉपर्टी में से आपको डिस्कस करना है ये कौन से ठोस है। सो फर्स्ट है P4O10। तो देखो बच्चों, P4O10 संख्या गिन सकते हो, तो जब संख्या गिन सकते हैं तो ऐसे ठोस क्या है, आणविक ठोस, क्योंकि इसको आयन से तो डिवाइड नहीं कर सकते ना, फास्फोरस प्लस ऑक्सीजन माइनस, ऐसा तो नहीं है। तो ये क्या है, आणविक ठोस। अब आणविक ठोस में भी जो इसकी ज्योमेट्री है वो आपको ऐसी मिलेगी कि इसका जो नेट डायपोल है, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण, वो 0 आएगा। तो इसे हम क्या क्लासिफाई कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे आणवीय ठोस है लेकिन ध्रुवीयता 0 है, तो ये माना जाएगा अध्रुवीय आणविक ठोस, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। सेकेंड है अमोनियम फॉस्फेट। अब नाम से लग रहा है अमोनियम प्लस फॉस्फेट माइनस, तो एक धनायन एक ऋण आयन, प्लस और माइनस। तो प्लस माइनस वाले ठोस को हमने कैसे कैटेगराइज करना है, आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस। तो ये है आयनिक ठोस। अब नेक्स्ट है SiC, कार्बोरेंडम। इसको अभी हमने डिस्कस किया था, SiC है ना, सिलिकॉन और कार्बन चतुष्फल की नहीं, 4 बॉन्ड्स वाली ज्योमेट्री बनाते हैं और 3D में बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं। तो सिलिकॉन कार्बाइड क्या है, 3D में बहुत बड़ी ज्योमेट्री बनाते हैं। तो 3D वाला ज्योमेट्री वाला सॉलिड क्या है, त्रिविम सहसंयोजक ठोस, 3D कोवेलेंट 3D नेटवर्क सॉलिड, त्रिविम सहसंयोजक ठोस या सहसंयोजक त्रिविम ठोस। देन प्लास्टिक, तो प्लास्टिक तो क्रिस्टल ही नहीं है, प्लास्टिक क्या है, अक्रिस्टल। तो प्लास्टिक को हम लिखेंगे अमॉर्फस सॉलिड, यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस। तो प्लास्टिक हो गया अक्रिस्टलीय ठोस। नेक्स्ट I2, तो बच्चों I2 एक अणु है। अब I सिंगल बॉन्ड I, प्लस माइनस तो कर नहीं सकते, तो I सिंगल बॉन्ड I मतलब दोनों ही क्या है, न्यूट्रल है, नॉन पोलर बॉन्ड है। तो अध्रुवीय, क्योंकि बंध कैसा है, नॉन पोलर, और अणु है तो हम लिखेंगे आणविक ठोस। तो अध्रुवीय आणविक ठोस। नाउ P4, तो बच्चों P4 का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है, 4 फास्फोरस एटम टेट्राहेड्रली इस तरह से अरेंज होते हैं। तो अब आप देखो P प्लस माइनस फिर नहीं कर सकते, तो प्लस माइनस नहीं कर सकते मतलब ध्रुवीयता 0 है, यानी अध्रुवीय है। और P4 अपने आप में एक अणु है, तो हम इसे क्या कहेंगे, वापस से अध्रुवीय आणविक ठोस, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, अध्रुवीय आणविक ठोस। नेक्स्ट ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट की जो संरचना है वो है षटकोणीय पर्तीय। त्रिविम आकाश में बहुत बड़ी संरचना बनाता है, षटकोणीय पर्तीय। तो त्रिविम आकाश में लार्ज ज्योमेट्री, बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने की वजह से इसे वापस किस में रख देंगे, सहसंयोजक त्रिविम ठोस,
कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, सहसंयोजक त्रिविम ठोस। तो ये क्लासिफाई हो जाएगा इस तरह से। नाउ नेक्स्ट पीतल। तो बच्चों पीतल होता है कॉपर और जिंक का मिश्रण। तो धातुओं का मिश्रण है ना, मिश्रण है उससे क्या क्रिस्टलीय ठोस है, तो हम कहेंगे ये माना जाएगा धात्विक ठोस, क्योंकि मिक्सचर ऑफ मेटल्स है, तो धात्विक ठोस। अब कांसा, कांसा होता है कॉपर और टिन, Cu+Sn। तो कॉपर और टिन फिर धातु है, तो हम इसे किस में रखेंगे, धात्विक ठोस। अब नेक्स्ट है रुबीडियम, Rb। तो बच्चों रुबीडियम पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी के ग्रुप 1 में जाओ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम। अब बड़ा हालिना की रब से फरियाद, तो रब मतलब रुबीडियम। अब ग्रुप 1 का नाम याद करो, ग्रुप 1 क्या है, क्षार धातु। तो जब धातु बोल दिया आपने तो मेटल बोलते ही सॉलिड कैसा हो गया, मेटालिक सॉलिड, धात्विक ठोस। देन LiBr, लिथियम ब्रोमाइड। अब देखो लिथियम प्लस ब्रोमाइड माइनस, तो जहां प्लस माइनस आया तो हम कह देंगे बस प्लस माइनस आते ही आयनिक यौगिक है, तो ये ठोस कैसा हो गया, आयनिक ठोस। अब बच्चों यहां बच्चे घबरा जाते हैं, SI सिलिकॉन। अब ये है सेमीकंडक्टर अर्धचालक। अगर सिलिकॉन का स्ट्रक्चर देखोगे तो देखो सिलिकॉन संयोजकता 4 है ना, तो सिलिकॉन इस तरह से ज्योमेट्री बनाता है अपनी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका स्ट्रक्चर देखो, है ना। त्रिविम में अगर इतनी बड़ी ज्योमेट्री बनाएगा तो हम इसे क्या बोलेंगे, कोवेलेंट 3D नेटवर्क सॉलिड, यानी कि सहसंयोजक त्रिविम ठोस। तो ये हो गया हमारे पास सहसंयोजक त्रिविम ठोस, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। और नेक्स्ट है कांच। तो कांच क्या है, कांच तो क्रिस्टल ही नहीं है ना। कांच किसका उदाहरण है, अक्रिस्टलीय ठोस का, क्योंकि निश्चित और नियमित ज्यामिति नहीं है। तो हम कहेंगे कांच को क्लासिफाई करो अमोर्फस सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस। तो बच्चों ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने डिस्कस किया क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजक त्रिविम ठोस। फिर आणविक ठोस को हमने फिर से डिवाइड कर दिया था, ध्रुवीय, अध्रुवीय, हाइड्रोजन बंधित। आई होप आज का चैप्टर, आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए।